Hello students, today we are going to study the chapter 6 of class 12 geography, water resource. Water resources in India. India accounts 2.45% of world surface area, 4% of world water resources, 16% of population. Total water available from precipitation is 4,000 cubic kilometer. Surface water, replenishable water is 1869 cubic kilometer. 60% only useful is about 1122 cubic kilometer. अगर हम भारत में जल संसाधनों की बात करते हैं तो भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 क्यूबिक घन किलोमीटर है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, धरातलीय जल संसाधन। देयर आर 4 मेजर सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर: रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। Mean annual rainfall of India is about 1869 cubic kilometer. 60% only usable, it is equal to 1122 cubic kilometer, and only 690 cubic kilometer water is usable in India. कह सकते हैं कि धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, भौम जल संसाधन। टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। 46% available from Ganga and Brahmaputra river basins. Level of utilization of groundwater is very high in some states like Punjab, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu. But it is very low in Chhattisgarh, Orissa and Kerala. And it is moderate और कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन का मध्यम दर से उपयोग किया जाता है। वो राज्य हैं हमारे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। Now you can see in this map of India, it is a river basins. In this map we can see the river basins of India. यानी कि भारत की नदी अफवाह हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। भारतीय नदी बेसिन को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन्स और दूसरा है हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन्स, यानी कि पूर्व प्रवाही नदियाँ और पश्चिमी प्रवाही नदियाँ। पश्चिमी प्रवाही नदियों के फिर 2 समूह हैं। पहले समूह में हमारे आते हैं कच्छ सौराष्ट्र में नदियाँ और लूनी नदी। पश्चिमी प्रवाही नदियाँ यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें हमारे आते हैं तापी के दक्षिण की जितनी भी नदियाँ हैं वे सभी नदियाँ। फिर अगर हम बात करते हैं हमारी ईस्ट फ्लोइंग बेसिन्स की यानी कि पूर्व प्रवाही नदियों की, तब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले समूह में आती है हमारी महानदी और पेन्नार के बीच की नदियाँ और दूसरे समूह में हमारी आती हैं कन्याकुमारी और पेन्नार के बीच की नदियाँ। लेगून्स एंड बैक वाटर्स, लेगून और पश्चत जल। India has a vast coastline and the coast is very indented in some states. भारत की समुद्र तट रेखा बहुत ही विशाल है
और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है, इंडेंटेड है यानी कि कटा फटा है। एंड ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लेगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड। द स्टेट्स लाइक केरला, Orissa and West Bengal have vast water resources in these lagoons and lakes. Although water is generally brackish in these water bodies, इन जल राशियों में हालांकि जो पानी है, जो जल है वो खारा है, बावजूद इसके it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy, crops, coconut, etc. Now water demand and utilization. इन इंडिया इफ़ वी कैन टॉक अबाउट, तो पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। 2/3 of its population have been dependent on agriculture. Development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans. जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल, हीराकुद, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ऐसे बहुत सी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए बहुत अधिक है। वाटर यूटिलाइजेशन, जल का उपयोग। जल का उपयोग अगर हम देखते हैं तो सरफेस वाटर है हमारे पास और हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस हैं। सरफेस वाटर का यूज़ एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी 89%, डोमेस्टिक यूजेस में 9% और इंडस्ट्रियल यूजेस में 2% है। ऑन द अदर साइड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में 92%, डोमेस्टिक सेक्टर में ओनली 3% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का 5% यूज़ किया जाता है। डिमांड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों होती है? इसका सबसे पहला रीज़न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारा देश कृषि के लिए मानसून पर निर्भर करता है और मानसून कभी बहुत अच्छा है तो कभी बारिश बहुत कम होती है, तो जिसके कारण फसलें जो हैं सफ़र करती हैं, अच्छी फसलें नहीं हो पाती हैं। सीजनल रेनफॉल, हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर एवोपरेशन। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है और जिसकी वजह से तापमान उच्च रहता है और एवोपरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। To crops in dry season and to introduce green revolution. There are some reasons which demand for irrigation. Now, deterioration of water quality. Per capita availability of water is dwindling day by day. There are so many reasons. First is increasing population and increasing the standard of living, and groundwater pollution, urban waste and industrial waste is left into the rivers. Cultural activities produce more wastage into the rivers. Ganga and Yamuna are most polluted rivers in India. जैसे कि अभी हमने बात की कि गंगा और यमुना देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि इस मानचित्र में दिखाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ पर आप देख सकते हैं जब यमुना नदी दिल्ली से होती हुई आ रही है तब वहाँ पे लिखा हुआ है पुअर क्वालिटी वाटर, निम्न गुणवत्ता का पानी। और जब गंगा नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है तब वहाँ पे लिखा हुआ है गुड क्वालिटी वाटर हेयर, यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता का पानी है। लेकिन जैसे जैसे ये नदियाँ मैदानी इलाकों की तरफ आगे की ओर बढ़ती जाती हैं
जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जहाँ पर बसाव भी ज़्यादा है, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पानी की गुणवत्ता है उसमें कमी आती जा रही है। और वहाँ पे लिखा हुआ है पुअर क्वालिटी वाटर हेयर, निम्न गुणवत्ता का पानी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अधिक जनसंख्या के कारण, अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जब हमें जल की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना है, और वहीं दूसरी तरफ जल की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है, तब हमें ज़रूरत होती है वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की। सो वी हैव टू अडॉप्ट लॉज एंड एक्ट्स टू कंजर्व वाटर, यूज़ वाटर सेविंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, prevent water pollution, and use watershed development program, rainwater harvesting, water recycling and reuse. Prevention of water pollution, हम जल प्रदूषण को किस तरीके से रोक सकते हैं? तो द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड along with state pollution control boards should monitor the pollution. Frequent supervision is essential. The other rivers such as Sabarmati, Gomti, Kai, Adayar, Vaigai also to monitor for pollution. Monitoring the industries located along the river banks, ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या वो औद्योगिक इकाइयाँ जो नदियों के किनारे बसी हुई हैं अपने जल को, जिसे कहते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट के बिना ही छोड़ दे रही हैं पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल वेस्ट को, या फिर वाटर ट्रीटमेंट वहाँ पे करवाया जा रहा है उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। Recycle and reuse of water. Low quality of water can be used for industries. पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सेंटर्स टू बी यूज्ड फॉर गार्डन, जो भी कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प हैं, और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाटर यूज फॉर क्लीनिंग व्हीकल्स आल्सो यूज फॉर गार्डनिंग। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटरशेड मैनेजमेंट या जल संभर प्रबंधन। वाटरशेड मैनेजमेंट या जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड कंजर्वेशन इज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। Prevention of runoff, storage and recharge of groundwater through percolation tanks, recharge cells, bring balance between natural availability and utility. It depends on community participation. Haryali is the watershed development started by the central government. केंद्र और राज्य सरकारों ने वैसे तो देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं, और इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है हरियाली, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू, इट इज़ अनदर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ रन बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नीरू मीरू का मतलब होता है जल और आप, वाटर एंड यू। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट इज अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद ये अलवर राजस्थान में, यहाँ के लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्त्रवन तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई की गई है और चेक डैम्स बनाए गए हैं। तमिलनाडु में भी घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है,
किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संरचना बनाए तमिलनाडु में नहीं किया जा सकता है। एंड सो दैट इन द तमिलनाडु स्टेट इट इज़ कंपल्सरी टू द पब्लिक टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इट इज़ अ मैथड ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। Refill the groundwater wells. It improves water quality. It reduces the water pollution, dilution of salt lakes, places in water. Rainwater harvesting is practiced in different areas by different tribes. Harvesting through service wells, recharge wells, kund और टांका. It increases groundwater level. तो ये जल संग्रहण होता है, ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संग्रहण कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम आप सबसे पहले वाले चित्र में देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स, झीलों के द्वारा जल संरक्षण। तीसरे में आप देखते हैं घर बना हुआ है जिसकी छत जो है एकदम फ्लैट है, यहाँ पर छत पर वर्षा का जल संग्रहित किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आखिरी चित्र में आप देख रहे हैं इसमें स्लोपी रूफ्स हैं, यानी कि ढलान वाली छतें हैं। तो यहाँ पर ये वो इलाके जहाँ पर क्या कहते हैं इस तरह की छतें बनाई जाती हैं, पानी बहकर के आता है, उसे किस तरीके से टैंकों में मतलब कि किसी बालू से छन रहा है, उसके बाद स्टोरेज टैंक में उसको भरा जा रहा है और फिर उसके बाद इसको पुनर्भरण कूप में उस वेल में जो है डाला जा रहा है। तो इस तरीके से कई तरीक़ों से देश के विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें कुंड या फिर टांका कहा जाता है। टांका के नाम से जो है राजस्थान में इसको जाना जाता है। नेशनल वाटर पॉलिसी, ये बहुत आवश्यक था हमारे देश के लिए कि राष्ट्रीय जल नीति बनाई जाए। इसे 2002 में ये जल नीति बनी है। इसकी कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहली चीज़ कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए और वहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी, जहाँ पर पेयजल के स्रोत का कोई भी स्रोत नहीं है। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल एनिमल्स एंड मैन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी रेगुलरली चेक्ड। सतह और भौमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। इंक्रीज द एफिशिएंसी यूज़ ऑफ वाटर, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता में सुधारनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू बी इम्पार्टेड टू द कॉमन पीपल, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। एंड द लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू बी रियलाइज्ड बाय द ऑल पीपल। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ाई जानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे देश की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जल नीति बनाई है। इसको 2002 में सरकार ने लॉन्च किया। केस स्टडी रालेगन सिद्धि। रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है और यहाँ पर जल संभर विकास वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जल की उपयोगिता को बढ़ाने की बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट। अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड एंड कन्विंस द पब्लिक। Voluntary participation took place and developed the watershed. The state of village is changed after this program. Dependency started declining. Tarun Mandal was formed to control pollution, control grazing. Dry crops was started growing.
Community leaders took the control of the village. People developed each other and it is now the model village in India, जिसने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करके अपने यहाँ जल की गुणवत्ता को सुधारा और जल की उपयोगिता को भी बढ़ाया। जल क्रांति अभियान ये 2015-16 में हमारी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री, एंड पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैड प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी। Some activities which is conducted under the Jal Kranti Abhiyan: selection of one water-stressed village in East 672 district of the country to create a Jal Gram; identification of model command area of about 1000 hectares in different parts of the country, for example UP, Haryana, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, Orissa, Meghalaya. Abatement of pollution, water conservation and artificial recharge, reducing groundwater pollution, construction of arsenic-free wells in selected areas of the country, creating mass awareness through social media, radio, TV, print media, poster and essay writing, and competition in different competitions in schools, जिससे कि बच्चे जो हमारे भविष्य हैं वो भी जल की महत्ता को समझ सकें, जल के उपयोग को ठीक तरीके से करें, योजनाबद्ध करें और जल को प्रदूषित ना होने दें, जल को बर्बाद भी ना होने दें। थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।